आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज मैं इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। ये जो एक्ट है बेसिकली फौरी रिलीफ देने के लिए बनाया गया, क्योंकि जैसे एक पहले कहावत चलती थी कि कोई भी केस अगर दादा करता है तो जाके पोता उसका फ़ैसला सुनता है। तो जब भी किसी आदमी को उसकी प्रॉपर्टी से इल्लीगली डिस्पोजेस कर दिया जाता था, तो फिर सिविल केस में चूँकि टाइम लगता है, तो फिर उसके लिए फौरी रिलीफ देने के लिए कि ताकि अगर किसी आदमी के साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश आ गया है और उसे उसकी प्रॉपर्टी से ज़बरदस्ती डिस्पोजेस कर दिया गया है, तो उसको फौरी रिलीफ देना मकसूद था। तो उसके लिए फिर क्या किया गया, इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट बनाया गया 2005 में। इस एक्ट के टोटल 9 सेक्शन हैं और इसके तहत फ़ौजदारी कार्रवाई की जाती है। अगर किसी आदमी को उसकी जायदाद से बेदखल कर दिया गया हो, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो वो सिविल दावा कर सकता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत, और दूसरा वो फ़ौजदारी कार्रवाई अगर करना चाहता है तो वो फिर इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत इस्तगासा फ़ाइल कर सकता है। इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत अगर इस्तगासा फ़ाइल किया जाता है और जो कंप्लेनेंट है जो इसको फ़ाइल करता है, अगर वो साबित कर देता है कि उसको इल्लीगली डिस्पोजेस कर दिया गया है, तो फिर जो रिस्पोंडेंट इसमें होंगे, जो एक्यूज़्ड होंगे, तो उन लोगों से कब्ज़ा भी रिस्टोर किया जाएगा, उनको सज़ा भी हो सकती है और उनको जुर्माना भी हो सकता है। जब ये एक्ट बना तो इसके प्रियम्बल में एक लफ्ज़ लिखा गया, प्रॉपर्टी ग्रैबर्स। प्रॉपर्टी ग्रैबर्स जब ये लफ्ज़ लिखा गया तो उसमें आगे चलकर कोर्ट्स ने इसको इस तरह इंटरप्रेट किया कि जब भी कोई इस्तगासा फ़ाइल होता, तो जो एक्यूज़्ड पर्सन थे, जो जिनको नॉमिनेट किया जाता कि इन लोगों ने मुझसे ये कब्ज़ा छीना है, तो कोर्ट्स ये देखती थी कि आया वो लैंड ग्रैबर्स हैं या फ़र्स्ट टाइम उन्होंने ये काम किया है। और जिन लोगों ने ये फ़र्स्ट टाइम ये काम किया होता था कि किसी की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर लिया था, तो फिर कोर्ट्स क्या करती थी कि ये इस्तगासा खारिज कर देती थी। और तो इस तरह जो इस एक्ट को बनाने का मकसद था वो पूरा नहीं होता था। बाद अज़ां फिर एक जजमेंट आई 2020 PCRLJ 1467। तो इसमें ये बड़ी डिटेल से डिस्कस किया गया कि कोई भी आदमी जब किसी दूसरे आदमी की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर लेता है, तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी ग्रैबर ही है, वो लैंड ग्रैबर ही है। ज़रूरी नहीं है कि उसने ये काम फर्स्ट टाइम किया हो। कोई भी आदमी अगर दूसरे आदमी की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करता है तो वो लैंड ग्रैबर्स ही कहलाएगा, बेशक उसने वो काम फर्स्ट टाइम किया हो या वो हैबिचुअल हो, ये काम बार बार करता हो। अगर कोई भी आदमी इस्तगासा फ़ाइल करता है तो वो इसके सेक्शन 3 और 4 के तहत इस्तगासा फ़ाइल करेगा। लेकिन इसकी जो ड्राफ्टिंग की जाती है, जो कंप्लेंट ड्राफ्ट की जाती है, उसको बहुत सोच समझ के ड्राफ्ट किया जाना चाहिए। और चूँकि ये एक फ़ौजदारी कार्रवाई है, ये बात याद रखनी है कि जो भी कार्रवाई इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत होगी वो एक फ़ौजदारी कार्रवाई होगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी। और जिस तरह क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती हैं वही उसी तरीके से ये भी चलेगी। लिहाजा ड्राफ्टिंग करते हुए जब भी ये कंप्लेंट ड्राफ्ट की जाए तो उसमें जिस तरह एक FIR के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, तो वो मुकम्मल डिटेल लिखी जाती है कि डेट ऑफ अक्रेंस क्या थी, प्लेस ऑफ अक्रेंस क्या थी, उस टाइम जो वक्त था वो कौन सा था। तो ये सारी चीज़ें इस तरह की यहाँ भी मेंशन करनी ज़रूरी हैं। गवाहों का जिक्र कर दें कि कौन से गवाह ऐसे हैं कि जो ये गवाही दे सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपके कब्ज़े में थी, बाद में आपको इससे इल्लीगली डिस्पोजेस किया गया। तो ये जो ड्राफ्टिंग की जाती है बड़ी इम्पोर्टेंट है और आगे चल के इसी पर ये इस्तगासा बेस करता है। लिहाजा जब भी ड्राफ्टिंग करें तो इसको बहुत सोच समझ के ड्राफ्ट करें। जब भी ये इस्तगासा फ़ाइल करें तो आप उसके साथ सेक्शन 7 की एक एप्लीकेशन भी लगा दें। सेक्शन 7 की एप्लीकेशन किस लिए लगाई जाती है कि वो एक फौरी रिलीफ मांगा जाता है कि जब तक ये केस बेशक चलता रहे तो मुझे इस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा रिस्टोर किया जाए। अगर तो जज साहब ये देखते हैं कि वाकई ये आदमी पहले यहाँ पर मालिक था, बाद में इसको इल्लीगली डिस्पोजेस किया गया है, अगर आपने ये एप्लीकेशन सेक्शन 7 के साथ लगाई है तो आपको कब्ज़ा रिस्टोर भी हो सकता है। केस जो मुकम्मल डिसाइड होने से पहले ही इब्तदाई स्टेज पर भी कब्ज़ा रिस्टोर हो सकता है। जिस तरह अगर सिविल एक दावा किया जाता है परमानेंट इंजंक्शन का, तो उसके साथ एक ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की एप्लीकेशन लगाई जाती है जिसमें इंटरम
स्टे मांगा जाता है कि जब तक ये केस चलता, इसका डिसीजन होता, ये तो एक लंबी प्रोसीडिंग होगी, तो तब तक हमें फौरी रिलीफ देते हुए स्टे का स्टेटस को का ऑर्डर किया जाए। तो कोर्ट क्या करती है, वो उस ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की जो एप्लीकेशन होती है उसी पर एक इंटरम स्टे जारी कर देती है। तो लिहाजा यहाँ भी आप सेक्शन 7 की एक एप्लीकेशन लगाएं। सेक्शन 7 इसी जो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 है, इसी की सेक्शन 7 के तहत आपने एप्लीकेशन लगानी है। अगर आप कोर्ट में ये चीज़ साबित कर देते हैं कि कब्ज़ा पहले आपके पास था, तो आपको कब्ज़ा रिस्टोर हो सकता है। जैसे ही आप ये इस्तगासा फ़ाइल करेंगे तो उसके बाद जो कंप्लेनेंट होगा, कंप्लेनेंट और गवाहों की कर्सरी स्टेटमेंट्स होती हैं, उनके बयानात रिकॉर्ड किए जाते हैं, और साथ जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जो भी आपके पास जो कंप्लेनेंट है उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके टाइटल डॉक्यूमेंट जितने भी हैं उस प्रॉपर्टी के, अगर कोई बिजली के बिल हैं, इसके अलावा कब्ज़े के मुतल्लिक़ जो भी उसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है तो वो कोर्ट में पेश कर दे और उसको फ़ाइल का हिस्सा बनवा दे। जब ये कर्सरी स्टेटमेंट्स हो जाएंगी, कंप्लेनेंट की भी और गवाहों की भी, और उसके बाद एविडेंस भी हो जाएगी, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हो जाएगी, तो उसके बाद फिर आर्गूमेंट्स होंगे कंप्लेनेंट साइड से। कंप्लेनेंट साइड से जो भी काउंसिल होंगे वो आर्गूमेंट्स करेंगे। अगर ये एडमिट हो जाता है तो फिर जज साहब आर्गूमेंट्स के बाद फिर जज साहब ऑर्डर करेंगे पुलिस रिपोर्ट का। पुलिस रिपोर्ट भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है। वो किस तरह बनाई जाती है कि जज साहब मुतलका SHO को ऑर्डर करेंगे कि वो मौका पर जाके रिपोर्ट तैयार करे। SHO किसी भी तफ्तीशी वगैरह को आगे मार्क करेगा और तफ्तीशी जो है वो मौका पर जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि चूँकि ये इस्तगासा आगे चलकर इसी रिपोर्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कोर्ट अक्सर इसी रिपोर्ट को, जो पुलिस की रिपोर्ट है, इसको देखती है। लिहाजा जब भी ऐसी रिपोर्ट बने तो जो कंप्लेनेंट है उसके लिए ज़रूरी है कि वो मौका पर जाए, अपने गवाहों को भी मौका पर लेके जाए, और उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, जो भी मलकीती सबूत हैं, जो भी कब्ज़े के मुतल्लिक़ा डॉक्यूमेंट्स हैं, वो साथ वहाँ पर रखे, और पुलिस में जो उसने पहले कोर्ट में पेश किया वो दोबारा पुलिस को भी दे दे, क्योंकि पुलिस ने अपनी एक रिपोर्ट बनानी है और आगे वो लिखना है कि ये आदमी पहले यहाँ काबिज़ था या नहीं था, और इसको इलीगली डिस्पोजेस किया गया कि नहीं। लिहाजा आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी देने हैं। पुलिस की रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद फिर आर्गूमेंट्स के लिए होगा, कंप्लेनेंट के जो काउंसिल हैं वो आर्गूमेंट्स करेंगे। आर्गूमेंट करने के बाद फिर क्या होगा, अगर ये इस्तगासा एडमिट हो जाता है, यहाँ ये खारिज भी हो सकता है। अगर कंप्लेनेंट साइड इसको साबित नहीं कर सकी कि वो पहले यहाँ मालिक थी, तो फिर यहाँ पर खारिज भी हो सकता है। लेकिन अगर कंप्लेनेंट साइड ने इतने एविडेंस दे दिए हैं और पुलिस की रिपोर्ट ये है कि वाकई ये आदमी पहले यहाँ काबिज़ था और इसको इलीगली डिस्पोजेस किया गया, तो फिर ये एडमिट हो जाएगा। एडमिट होता है तो फिर दूसरी पार्टी को, जो रिस्पोंडेंट साइड से हैं, उनको नोटिस किए जाएंगे, वो कोर्ट में आएंगे और मुचलके जमा करवाएंगे। जिस तरह FIR की सूरत में जब ज़मानत होती है तो आकर मुचलके दिए जाते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ भी रिस्पोंडेंट साइड पर जितने भी लोग होंगे वो सारे आएंगे कोर्ट में और आके मुचलके जमा करवाएंगे। उसके बाद फिर चार्ज फ्रेम होगा, फिर जो कंप्लेनेंट साइड है उसकी शहादत होगी। जिस तरह पहले एक कर्सी स्टेटमेंट हुई थी, साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हुई थी, सेम उसी तरीके से यहाँ भी शहादत होगी, गवाहों की भी और जो कंप्लेनेंट है उसकी भी। उसके बाद वो पर जिरा की जाएगी। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी जाएगी। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने के बाद कंप्लेनेंट साइड से जब शहादत क्लोज़ करवाई जाएगी तो फिर केस जो 342 CRPC की एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है मुलजमान की, उसके लिए फ़िक्स होगा। वो जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी तो फिर उसके बाद दोनों पार्टीज़ की तरफ से फ़ाइनल आर्गूमेंट्स होंगे। इसमें रिस्पोंडेंट साइड को एक और भी ऑप्शन अवेलेबल होता है कि अगर वो समझते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, उन्होंने दूसरी पार्टी को, जो कंप्लेनेंट साइड है, उसको ज़बरदस्ती डिस्पोजेस नहीं किया, बल्कि ये उनकी अपनी प्रॉपर्टी है और उनके ख़िलाफ़ ये गलत इस्तगासा फ़ाइल किया गया है, तो वो जब आके मुचलके जमा करवा देते हैं तो उसके बाद किसी भी टाइम वो 265 के CRPC की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन इसलिए मूव की जाती है कि ये मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। फिर उस पर भी दूसरी जो कंप्लेनेंट साइड है उनका जवाब आता है और दोनों पार्टीज़ की बहस होती है।
तो उस पर फिर मुल्ज़मान को या तो बरी कर दिया जाता है या फिर कहा जाता है कि ठीक है जी आपकी एप्लीकेशन खारिज की जाती है और आगे इस फर्दर इस इस्तगासे की प्रोसीडिंग जहाँ पर ये एप्लीकेशन दी गई थी तो उसी से आगे चलाई जाती है। यहाँ एक बात और मैं मेंशन करता चलूँ कि ये जो इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत इस्तगासा फ़ाइल किया जाता है ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में फ़ाइल किया जाता है और वहाँ से फिर इसको आगे किसी भी एडिशनल सेशन जज को मार्क किया जाता है जो कि इसकी प्रोसीडिंग कंप्लीट चलाता है। जब इस इस्तगासे का फ़ैसला हो जाता है तो इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 जो है उसमें कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं, कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं दी गई कि ये अपीलेबल ऑर्डर है या अपीलेबल नहीं है। लेकिन बाद में एक जजमेंट आई है 2021 MLD 580, उसमें ये डिक्लेयर किया गया कि ये एक अपीलेबल ऑर्डर है। तो दोनों पार्टीज़ जिसके भी ख़िलाफ़ ये फ़ैसला हुआ है तो वो अपील में जा सकती हैं, लिहाजा ये एक अपीलेबल ऑर्डर है तो इसमें अपील फ़ाइल की जाएगी, रिट फ़ाइल नहीं की जाएगी। और अगर यहाँ पर अगर कंप्लेनेंट का इस्तगासा खारिज हो जाता है तो अब ये नहीं होगा कि उसके पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बल्कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत सिविल दावे का एक उसके पास रेमेडी अवेलेबल है वो किसी भी टाइम उसको फ़ाइल कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये इस्तगासा खारिज हो गया तो वो भी खारिज होगा, वो एक सिविल सूट है और वो सिविल कोर्ट में फ़ाइल किया जाएगा। लिहाजा अगर इस्तगासा खारिज भी हो जाए तो उस पार्टी के पास फिर भी ये ऑप्शन होता है कि वो सिविल कोर्ट में चली जाए और सिविल कोर्ट में जाके अपना एक सिविल दावा दोबारा फ़ाइल। तो व्यूअर्स ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।